गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में, साथ के साथ आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद जो हरियाणा में हम 16वां जिला यमुनानगर के रूप में पढ़ रहे हैं, उसकी बातों को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में लास्ट में हमने डिस्कस किया था यमुनानगर के मंदिरों को, और मंदिरों में सिर्फ दो ही मंदिर मैंने आपको बताए थे, जिसमें माता मंत्रा देवी मंदिर क्यों यहां पर बना हुआ है, इसकी कहानी भी छोटी सी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। तो फटाफट एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो बच्चों कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। आज तुम लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या आज एप्लीकेशन में? है बच्चों? हाँ, आ गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर्दी बहुत खतरनाक हो रखी है भाई, सही बता रहा हूँ मैं ना। आज तो मेरे को सबसे ज्यादा सर्दी लग रही है, पता नहीं क्यों। चलो, माता मंत्रा देवी मंदिर, माता मंत्रा देवी मंदिर के बाद तीसरा मंदिर पढ़ेंगे मेरे बहादुर बच्चों। तीसरा मंदिर आपको ध्यान रखना है, लक्कड़हारा मंदिर। तो ध्यान रखना, लकी लकड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है? यमुनानगर का। तो लक्कड़हारा मंदिर तुम्हें ध्यान रखना है। लक्कड़हारा मंदिर कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। लक्कड़हारा मंदिर के बाद अगला जो मंदिर है वो आपको ध्यान रखना है, कलेश्वर मंदिर। कलेश्वर मंदिर को कालेश्वर मंदिर भी बोल देते हैं। बच्चों, आप लोगों ने हरियाणा के अंदर एक जंगल पढ़ा है ना, जिसे हम कलेसर जंगल बोलते हैं, जो यमुनानगर के अंदर आप पढ़ते होंगे। इस जंगल का नाम क्यों कलेसर पड़ा? ये कलेसर शब्द कालेश्वर से आया है, और कालेश्वर का मतलब है भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर। तो बच्चों, भगवान भोलेनाथ का इन जंगलों के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, और इसी मंदिर के कारण इस जंगल का नाम क्या हो जाता है? कलेसर। तो कलेसर मंदिर हो या कालेश्वर मंदिर हो, ये आपका कहाँ होगा सर? यमुनानगर में ही होगा। ठीक है बच्चों। उसके अलावा नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है पंचमुखी, पंचमुखी हनुमान मंदिर। पांच मुंह वाले हनुमान जी आपको देखने हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ये भी मेरे बच्चों यमुनानगर में है, जगाधरी यमुनानगर। जगाधरी बिलासपुर रोड के ऊपर ये मंदिर आता है आपका। पांच मुंह वाले यहाँ पर आपको हनुमान जी नजर आएंगे। जहां पर ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर एक बाबा के द्वारा तपस्या की गई थी, और उसका नाम है गंगानंद गिरी महाराज। तो गंगानंद गिरी महाराज का ये क्या होगा? तप स्थल होगा। गंगानंद गिरी महाराज जब यहाँ तप कर रहे थे, और तप करके एक रात जब सोए, तो रात को उनको सपना आया। सपने में उनको हनुमान जी दिखाई दिए, और ऐसे हनुमान जिसके पांच मुंह थे। ये बातें सुबह उठ के गंगानंद गिरी महाराज ने गांव के लोगों को बताई, और गांव के लोगों ने जैसा हनुमान का स्वरूप गंगानंद गिरी महाराज के मुंह से सुना, ऐसा ही स्वरूप बना के यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित कर दी। वहीं पर एक मंदिर बना दिया गया, उसी को पंचमुखी हनुमान मंदिर बोलते हैं। तो गंगानंद गिरी महाराज की ये क्या रही है? तपस्थली रही है बच्चों। जहां ये मंदिर बना हुआ है, गंगानंद गिरी महाराज की बदौलत ही ये मंदिर बना हुआ है। अगला मंदिर है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम सरोधर्म मंदिर।
भगवान परशुराम सरोधरम मंदिर, ये मंदिर है कंठगढ़ के अंदर। कंठगढ़ जगाधरी के अंदर भगवान परशुराम सरोधरम मंदिर है, ठीक है। और यहां पर कौन सा मंदिर होगा? चिट्टा मंदिर। चिट्टे का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चे तो सोचेंगे चिट्टे का मतलब नशा होता है, लेकिन तुमने क्या पंजाबी गाना सुना है एक, चिट्टे सूंट वाला? बताओ किस किस ने सुना है चिट्टे सूंट वाला? सुना है तुमने पंजाबी गाना? मैंने तो सुना है भाई, तुम बताओ। चिट्टा जो है इसका मतलब होता है सफेद, सवेत। चिट्टा हनुमान मंदिर मतलब यहाँ पर आपको लाल रंग के भगवान हनुमान की मूर्ति नजर नहीं आएगी, यहाँ पर मूर्ति आपको नजर आएगी सफेद रंग की। तो सफेद रंग वाले हनुमान जी आपको देखने हैं तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? यमुनानगर जाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सफेद हनुमान मंदिर या चिट्टा मंदिर जो है ना आपका, ये यमुनानगर में है। ये आपका यमुनानगर के अंदर है, ठीक है। तो इतने मंदिर आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पर। बिल्कुल चिटे सूंघते दाग पै गए, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई। गाने तो तामने गोट रखे होगे जमा, खतरनाक बाड़ हो ताम, गाना के तो तामे माहिर हो। और तार पे मैं क्वेश्चन पूछ लू ना, तार पे मैं क्वेश्चन पूछ लूं तो तामे फिर नु कहोगे ऑप्शन दे दो। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हम तारा इंटरेस्ट को नहीं भाई, गाना में तारा इंटरेस्ट है। गाना में तो तुम कोई ऑप्शन नहीं मांगते, अपना आप बता दोगे तुम। तो सारा मामला किसका है फिर? इंटरेस्ट का है। तो पढ़ाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तुम्हें रखा करो, है ना? पढ़ाई में इंटरेस्ट रखोगे तो फिर दुनिया का इंटरेस्ट तारमा होगा भाई। मंदिर के बाद बात कर लेते हैं मेलों की। मेरे बच्चों, मेलों में सबसे पहला मेला ध्यान रखिएगा, पंचमुखी हनुमान मेला। पंचमुखी हनुमान मेला जहां मंदिर है वहीं लगेगा मेला। आज तो लिखा भी नहीं जा रहा भाई, इतनी सर्दी है। पंचमुखी हनुमान मेला, ठीक है। दूसरा जो मेला होगा वो होगा आदि बद्री मेला। और आदि बद्री मेला कहाँ? यमुनानगर। आदि बद्री मेला कहाँ है बच्चों? यमुनानगर। यमुनानगर की जगह भी पूछ ले तो आदि बद्री ही बोलेंगे। यमुनानगर के कौन से स्थान पे लगता है? ये आदि बद्री में ही लगता है। तीसरा जो मेला है तीसरा मेला है बच्चों माता मंत्रा देवी मेला। मंत्रों से उत्पन्न हुई लड़की माता मंत्रा देवी के नाम से जानी जाती है। और माता मंत्रा देवी मेला कहाँ होगा? सर यमुनानगर में होगा। नेक्स्ट है हजरत शाह का मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हजरत शाह का मेला ये भी कहाँ लगता है? सर यमुनानगर में। ठीक है बच्चों। उसके बाद कपाल मोचन व गोपाल मोचन का मेला।
कपाल मोचन व गोपाल मोचन। ये बिलासपुर यमुनानगर के अंदर लगता है। ये कहाँ लगता है? बिलासपुर यमुनानगर के अंदर मेरे बच्चों ये मेला लगता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का शुभारंभ। गीता जयंती महोत्सव नहीं है, ये सरस्वती महोत्सव है मेरे बच्चों। वो अलग महोत्सव है गीता वाला। यह है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव। और अपने हरियाणा के अंदर सरस्वती जो ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी थी, ये कहाँ एंटर करती थी? आदि बद्री नामक स्थान पर, जो यमुनानगर में है। तो सरस्वती महोत्सव की शुरुआत आदि बद्री से ही होती है। कहाँ से होती है सर? आदि बद्री से ही होती है। ठीक है, फटाफट नोट करो, ये यहाँ पर मेले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा की। शिक्षा में बच्चों यहाँ कोई स्टेट यूनिवर्सिटी तो है नहीं। शिक्षा में यहाँ कोई स्टेट यूनिवर्सिटी तो मेरे बहादुर बच्चों है नहीं। तो फिर यहाँ क्या है? यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है और एक मेडिकल कॉलेज है। शिक्षा और संस्थान की चर्चा करें तो यहाँ कोई स्टेट यूनिवर्सिटी तो है नहीं। तो फिर यहाँ क्या है सर? यहाँ है मेरे बच्चों एक तो गुरु तेग बहादुर मेडिकल कॉलेज। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यमुनानगर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आप बोलेंगे उसका नाम रखा गया है गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर। ठीक है, यमुनानगर। एक है यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय, जो हम हर जिले में पढ़ते आ रहे हैं। और मेरे बच्चों यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो गुलाबगढ़ गांव के अंदर है। गुलाबगढ़ यमुनानगर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। है ना, काफी कम बच्चे आते हैं बैच में लाइव, है ना। है ना, बहुत कम बच्चे लाइव आते हैं, रिकॉर्डेड ज्यादा देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि लगभग 1100 के अराउंड इस बैच में स्टूडेंट हैं और मात्र 29 बच्चे लाइव देख पा रहे हैं मेरे को। तो इसका मतलब तुम लाइव आके पढ़ना पसंद नहीं करते हो, है ना। और अभी मैं एक कंप्लीट ग्रुप डी का बैच लेके आने वाला हूं, कंप्लीट ग्रुप डी, जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट होंगे। 10 तारीख के राउंड उस बैच को हम स्टार्ट करेंगे। और एएलएम की जो तैयारी करते हो या आपके आस पड़ोस अगल बगल में तैयारी करते हो, तो आप उन बच्चों तक भी नोटिफिकेशन पहुंचाना, आप लोग साथ देना, सपोर्ट करना मेरे भाई, है ना। एक बार में ही कोचिंग ऐसी ले लो कि आपको बार बार कोचिंग लेने के लिए कहीं पर भी ना भटकना पड़े। मेरा तो एक ही मानना है कि जब भी मैं पढ़ता हूँ किसी भी सब्जेक्ट की, मैं खुद कोचिंग लेता हूँ, तो मैं एक बार में ही ऐसी कोचिंग ले लेता हूँ कि उसके बाद मेरे को फिर उस सब्जेक्ट के लिए कहीं पर भटकना नहीं पड़ता है।
ठीक है, मैं चुपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आता हूं, आप लोगों को भी नहीं आना है, मैं सस्ते के चक्कर में नहीं रहता हूं। आप लोगों को यह ध्यान होना चाहिए कि कलयुग चल रहा है, कलयुग तो छोड़ो, घोर कलयुग चल रहा है। तो घोर कलयुग में कौन चीजें सस्ती देता है? बेहतर चीजें कभी सस्ती हो ही नहीं सकती घोर कलयुग में। सस्ती का मतलब कलयुग के अंदर है सत्यानाश। ठीक है, तो यदि तुम्हें सत्यानाश करवाना है तो आप 31, 41, 91, 199, 299, इसमें बच्चों आप शिक्षा ले सकते हो। लेकिन जो मेहनती आदमी होगा, जो मेहनत कर रहा होगा, कंटेंट को अपडेट कर रहा होगा, तो घोर कलयुग के अंदर तो सस्ती को तुम छोड़ ही दो। ठीक है, हाँ, पैसा जो लगा रहे हो उसकी आउटपुट मिल जाए, बेहतर शिक्षा मिल जाए बस। ठीक है, और शिक्षा वैसे भी सस्ती है, इतनी कहाँ महंगी है शिक्षा। तुम्हारे हाथों में जो मोबाइल है भाई, उससे तो काफी सस्ती है। ठीक है, 10-10, 15-15 हजार रुपए तो कम से कम रेट के तुम मोबाइल रखते हो। कल एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर मेरे को डिस्काउंट दे दो आपके बैच में। मैंने बोला भाई कितने रुपए का डिस्काउंट दूं? बोला कि सर आप मेरे को है ना 200 रुपये का बैच दे दो, और मेरे पास सिर्फ 200 रुपये है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, 200 रुपये का मैं बैच दे दूंगा आपको। आप जो मेरा बैच है ना वो ओपन करके आपके मोबाइल में मेरे को फोटो भेजो एक बार। तो फोटो भेजा ना, भाई साहब ने आईफोन ले रखा था। ठीक है, तो उसकी गरीबी मैंने देख ली। तो तुम देख लो कि कितने बच्चे डिस्काउंट के लिए झूठ बोलते हैं, है ना? क्या वो कामयाब हो सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होंगे भाई। ठीक है, मतलब आईफोन वो ले रखा है उसने 40-50 हजार रुपये, तो कम से कम उसका रेट होगा। और 700-800 रुपये की बैच जो 100-150 घंटे हम पढ़ेंगे, उसके लिए वो 200 रुपये देने को राजी है बस, है ना? तो मैंने बोला कि ये तू 200 रुपये भी बचा ले, तेरे को जरूरत ही नहीं है भाई। ठीक है, इसकी एफडी करवा लेना, 4-5 साल के बाद ये 500-600 होंगे तब ले लेना बैच। चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना। यानी कि सही मायने में गरीब होगा ना तो मैं बिल्कुल फ्री भी पढ़ा दूंगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास इतने महंगे फोन है भाई, तो तुम शिक्षा को भी थोड़ी सी प्रेफरेंस दिया करो ना। चलो, बिल्कुल ग्राम सचिव के लिए लेके आएंगे एक बैच, लेकिन अभी रिजल्ट आने दो। रिजल्ट से पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को बैच ही सेल करना हो। ग्राम सचिव के लिए अलग से कंटेंट से भरा हुआ बैच लेके आऊंगा। ठीक है, और एएलएम वालों के लिए अलग से बैच लेके आऊंगा, सीटी वालों के लिए अलग से बैच लेके आऊंगा। बेहतर से बेहतर टीचर जो कंटेंट पे काम करते होंगे, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, उन टीचरों को प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। ऐसा नहीं है कि नामी गिनामी टीचर हो, काम वो करता ना हो, ऐसा कोई मैटर ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना। शिक्षा संस्थान पढ़ चुके हैं मेरे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर पर्यटन स्थल। तो एक बार में ही शिक्षा ऐसी ले लो तुम, कोचिंग ऐसी ले लो तुम कि आपको बार बार ना भटकना पड़े। पर्यटन स्थल, सबसे पहला जो पर्यटन स्थल होगा यहाँ, वो आपको ध्यान रखना है, गरुड़। गरुड़ एक पक्षी है मेरे बच्चों, और गरुड़ नाम के पक्षी पर जो पर्यटन स्थल है, जो टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स बनाया गया है, गरुड़ पर्यटन स्थल है आपका कहाँ पर? सर आदि बद्री के अंदर। आदि बद्री, यमुनानगर। एक और पक्षी है जिसका नाम है ग्रे पेलेकिन। ग्रे पेलेकिन पर्यटन स्थल मेरे भाई ये यमुनानगर के अंदर है। ठीक है,
तीसरे नंबर पे यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो है लोहगढ़ का किला। लोहगढ़ का जो किला है ये लोहगढ़ यमुनानगर के अंदर है। बच्चों लोहगढ़ का जो किला है इसे बंदा सिंह बहादुर द्वारा सिख कैपिटल घोषित किया गया था। आगे हम हिस्ट्री में बंदा सिंह बहादुर को पढ़ेंगे तो तमाम बातें हम करेंगे बंदा सिंह बहादुर की, तब दोबारा से लोहगढ़ की लड़ाई का जिक्र आएगा। और इस लड़ाई को जीतते हुए, इस किले के ऊपर फतह करते हुए बंदा सिंह बहादुर इसको बच्चों सिखों की राजधानी घोषित कर देते हैं। तो बंदा सिंह बहादुर द्वारा सिख कैपिटल घोषित इसको किया गया था। यह है लोहगढ़ का किला। लोहगढ़ के किले के बाद नेक्स्ट है ताजेवाड़ा गांव। ये भी आपका मेरे बच्चों टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर डैम है, यहाँ पर हथनी कुंड बैराज है। ताजेवाला गांव जिसके अंदर ताजेवाला बांध भी है, और इस गांव को बोला जाता है द हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा। इसे बोलते हैं हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग। हिंदी में बोल देंगे हरियाणा का छिपा हुआ स्वर्ग। ये हरियाणा का क्या है मेरे भाई? छिपा हुआ स्वर्ग है। ठीक है। इसी ताजेवाड़ा गांव के अंदर है आपका हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज इसे कहा जाता है मछुआरों का स्वर्ग स्थान, क्योंकि मछुआरों का स्वर्ग कौन है बच्चों? मछलियां हैं। मछुआरों का स्वर्ग स्थान है हथनी कुंड बैराज। ठीक है। यहाँ पर और भी बैराज हैं, उनको हम बाद में पढ़ेंगे, उनको हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे चनेट्टी का स्तूप। चनेट्टी गांव है, चनेट्टी ग्राम का स्तूप। स्तूप का मतलब समझते हो आप लोग? स्तूप जो होता है ये बौद्ध धर्म के लोगों का पूजनीय स्थान होता है। और बच्चों हरियाणा के अंदर किसी भी धर्म से जुड़ी हुई यदि सबसे पुरानी इमारत आपसे पूछ ली जाए ना, वो यही स्तूप होगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रदेश की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है ये। प्रदेश की सबसे पुरानी प्रदेश की सबसे पुरानी कौन सी इमारत है मेरे बच्चों? ये सर धार्मिक इमारत है। प्रदेश की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत है चनेट्टी ग्राम का स्तूप। चनेट्टी ग्राम के स्तूप के बाद यहां पर एक और ऐतिहासिक गांव है, टोपरा कला। इसको भी बच्चों टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपसे पेपर में पूछा जाएगा ऐतिहासिक गांव टोपरा हरियाणा के कौन से जिले में है? आप बोलेंगे यमुनानगर में है।
और इसी टोपरा नामक गांव के अंदर सम्राट अशोक के द्वारा गुजरात की गिरनार पहाड़ियों से एक स्तंभ लाकर स्थापित किया गया था, जिसको फिरोज शाह तुगलक 14वीं सदी में यमुना नदी के रास्ते बच्चों दिल्ली लेकर गए थे और दिल्ली ले जाकर इस स्तंभ लेख को अपने किले के अंदर उन्होंने स्थापित करवाने का काम किया था। तो टोपरा गांव को वापस वही पहचान दिलाने के लिए बच्चों यहां पर द बुद्धिस्ट फोरम, बुद्धों को लेकर एक संस्था है जिसे द बुद्धिस्ट फोरम संस्था हम बोलते हैं, उसके द्वारा यहां पर बच्चों देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया है। तो ध्यान रखना है यहां पर द बुद्धिस्ट फोरम संस्था द्वारा देश का सबसे बड़ा अशोक चक्र अशोक चक्र स्थापित किया गया। इतिहास में जब हम अभिलेख पढ़ेंगे तब यहां पर मैं आपको टोपरा के बारे में बहुत सारी बातें बताऊंगा। सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित किया गया था। सबसे बड़ा अशोक चक्र स्थापित। ठीक है बच्चों, ये टोपरा कला गांव आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिरबल का रंग महल। बिरबल का रंग महल, और आपसे कोई पूछ ले कि बिरबल का रंग महल कहाँ है, तो बूडिया गांव के अंदर है। बूडिया ग्राम, इसी बूडिया गांव के अंदर बिरबल का भी जन्म बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर है कलसिया रियासत का महल। कलसिया एक रियासत हुई पंजाब में और उसकी राजधानी अपने हरियाणा के यमुनानगर का छछरौली हुआ है। तो कलसिया रियासत का जो महल है बच्चों, कलसिया रियासत का जो महल है वो कहाँ है, छछरौली के अंदर। और छछरौली मेरे बच्चों जो पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा वर्षा के लिए फेमस रहा, लेकिन आज सबसे ज्यादा वर्षा अम्बाड़ा में होती है। तो कलसिया रियासत का महल कलसिया रियासत की कैपिटल छछरौली में बनाया गया था। और इसी रियासत के जो राजा थे वो इस महल में रहा करते थे। राजा की जो पत्नी होगी उसको रानी बोलेंगे, और रानी इस महल की एक खिड़की से आने जाने वाले लोगों को देखा करती थी। तो लोगों ने बच्चों उस खिड़की को ही बोलना शुरू कर दिया, रानी की खिड़की। तो आपसे यदि पूछ लेना कि रानी की खिड़की कहाँ है, तो रानी की खिड़की छछरौली में है। रानी की खिड़की कहाँ है बच्चों, रानी की खिड़की छछरौली में। पता नहीं क्या देखती थी, आने जाने वालों को देखती थी, तो आने जाने वाले लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, खिड़की का नाम ही रख दिया रानी की खिड़की। ठीक है, रानी की खिड़की। तो याद कर लोगे इतनी सी बातें। बस इतनी सी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। ठीक है, एक टिल्ला भी याद रखना चाहो तो ध्यान रख सकते हो, शुद्ध का टिल्ला। ये टिल्ले वगैरह हम अलग से भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। शुद्ध का टिल्ला, शुद्ध का टिल्ला बच्चों यमुनानगर में ही है। ये भी एक बौद्धकालीन स्थान है शुद्ध। अब हम बात करेंगे, यहाँ गुरुद्वारे हैं, वो गुरुद्वारे भी साथ में ही पढ़ लेते हैं। एक है गुरुद्वारा
श्री बुद्धू शाह, गुरुद्वारा श्री पीर बुद्धू शाह, ये मेरे बच्चों साडोरा के अंदर है। ठीक है। एक गुरुद्वारा है कपाल मोचन गुरुद्वारा, कपाल मोचन गुरुद्वारा। मेरे एक और पर्यटन स्थल याद आ गया है। कपाल मोचन गुरुद्वारा जो है ये है बिलासपुर में। बताया जाता है बच्चों गुरु गोविंद सिंह की एक लड़ाई हुई थी, वो गुरु गोविंद सिंह के जीवन की पहली लड़ाई थी, 1688 की बात है। और 1688 में उस लड़ाई का नाम है बंगानी। 1688 में बंगानी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह ने जीती थी, और वो लड़ाई जीतकर यहां पर बने हुए सरोवर में आकर उन्होंने अपने शस्त्र और अस्त्र धोने का काम किया था। तो 1688 में बंगानी की लड़ाई में, या बंगानी की लड़ाई को जीतकर गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु गोविंद सिंह द्वारा अपने शस्त्र धोए गए थे, अपने शस्त्र अस्त्र जो भी होंगे यहां धोए थे बच्चों। तो यहां एक सरोवर बना हुआ है जिसे कपाल मोचन सरोवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपाल मोचन सरोवर भी बोलते हैं। वो भी हम पढ़ लेंगे चलो। कपाल मोचन सरोवर, तो कपाल मोचन सरोवर को कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह जी का शस्त्र घाट, क्योंकि बंगानी की लड़ाई जीतकर आने के बाद गुरुजी ने यहाँ इस सरोवर में अपने अस्त्र शस्त्र धोने का काम किया था। तो लोगों ने आगे चल के इसको बोलना शुरू कर दिया गुरु गोविंद सिंह का शस्त्र घाट। तो पेपर में पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो लड़ाई मैं आपको बता रहा हूँ 1688 के अंदर, ये गुरु गोविंद सिंह की पहली लड़ाई थी मेरे बच्चों। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के जीवन की ये पहली लड़ाई थी। बहुत अच्छे। आगे हम बात करेंगे। तो यहां पर जो सरोवर बना हुआ है इसको ऋण मोचन भी बोलते हैं। कपाल मोचन का ही नाम है ऋण मोचन। और ये जो जमीन है ये लोगों के लिए पूजनीय है, तो लोगों ने इसे बोलना शुरू कर दिया ऋण मोचन तीर्थ। तो आपसे पूछ ले तब भी आप इसको बोलेंगे बिलासपुर में है। नेक्स्ट है पलाक्ष तीर्थ। एक और तीर्थ याद आ गया अब तो मेरे, पलाक्ष तीर्थ। सर्दी में कई बार क्या है दिमाग के नीचे चले जाते हैं कुछ क्वेश्चन, है ना, सर्दी लगती है बेचारे दिमाग को भी, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन नीचे चले जाते हैं, कोई ना, निकल जाएंगे धीरे धीरे। जिलों में नहीं आएंगे तो इनको आगे आना पड़ेगा, ये तो आएंगे ही, कब भागेंगे कहाँ। पलाक्ष तीर्थ। आगे जो है एक और मेरे ध्यान आ गया, एक गुफा। गुफा का बड़ा खतरनाक काम है ना, कई बाबा तो गुफा के चक्कर में ही फंसे हैं। नर नारायण गुफा, नर नारायण गुफा मेरे भाई कहाँ है नर नारायण गुफा? गुरुजी यमुना नगर में है। ठीक है, तो इतने से पर्यटन स्थल आप लोगों को यहां पर ध्यान रख लेने हैं बच्चों। बन संतोर को तो आगे पढ़ लेंगे, चलो बन संतोर भी पढ़ लेंगे। एक भाई बोल रहा है सर बन संतोर भी पढ़ाओ, ये ले भाई बन संतोर। बन संतोर या बन संतूर भी लिख देते हैं इसको, वन संतूर भी लिख देते हैं। बन संतोर जो है ये कलेसर जंगल में ही पड़ता है, एक क्षेत्र
और ये राजा शांतनु की राजधानी रहा है। राजा शांतनु कौन? भीष्म पितामह के पिता राजा शांतनु, और गंगा के ही तो पुत्र थे भीष्म पितामह, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तो सुखी रहना चाहता हूं, मैं शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। शादी न करने की भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही देवव्रत को भीष्म पितामह के नाम से जाना गया बच्चों। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे? पर्यटन स्थल होंगे। उड़ा दोगे इन पर्यटन स्थलों को तुम लोग। अब हम यहां पे बात करते हैं किसकी? और व्यक्तित्व की, पर्सनैलिटी की, महान व्यक्तित्व की। महान व्यक्तित्व, और महान व्यक्तित्व में मेरे बच्चों सबसे पहले बात करेंगे, किसकी बात करोगे तुम सबसे पहले? सुनील दत्त की बात कर लेते हैं ना। सुनील दत्त, संजय दत्त का पिता सुनील दत्त। बच्चों सुनील दत्त का वास्तविक नाम पता होना चाहिए पहले तो तुम्हें। सुनील दत्त का नाम सुनील दत्त नहीं था, घर वालों ने तो नाम रखा था बलराज। कोई खास अंतर तो नहीं है, एक जैसे ही है। वास्तविक नाम जो था ना इसका वो था बलराज दत्त। और ये बलराज भाई साहब पैदा हुए थे पाकिस्तान के अंदर। तो बंटवारे के समय इनका परिवार जो है वो सारा सामान अपना समेट के पाकिस्तान से आ जाता है इंडिया। और इंडिया में बच्चों इसके परिवार ने सबसे पहले जो रहना जो शुरू किया वो मंडोली गांव में शुरू किया। और मंडोली जो गांव है ना, ये यमुनानगर सहारनपुर रोड के ऊपर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का गांव है। ठीक है बच्चों, तो सुनील दत्त का संबंध हरियाणा में कहां से होगा? मंडोली गांव यमुनानगर से होगा। सुनील दत्त के बाद, अब सुनील दत्त कौन है ये तो तुम बता ही दोगे है ना बच्चों। बॉलीवुड अभिनेता और पॉलिटिशियन। बॉलीवुड अभिनेता व पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है। ठीक है बच्चों, सुनील दत्त चलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, अगली जो शख्सियत होगी उसका नाम होगा वेद गांधी। मैं आप लोगों से पूछूं कौन है वेद गांधी, तो आप बोलेंगे सर फिल्म निर्माता है, फिल्में बनाते हैं और फिल्मों को डायरेक्ट भी करते हैं। निर्माता को प्रोड्यूसर बोलते हैं, डायरेक्टर को निर्देशक बोलते हैं। फिल्म निर्माता व निर्देशक। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बनाने वाला कौन है। बनाने वाला निर्माता होगा, तो डायरेक्शन देने वाला कौन होगा? डायरेक्टर होगा, निर्देशक होगा। फिल्म किसके ऊपर टिकी होती है? डायरेक्टर पे। पैसा तो दुनिया के पास है, डायरेक्शन किसी किसी को आती है ना भाई। वेद गांधी के बाद हम बात करेंगे ओम प्रकाश गांधी की। ये तो नाम सुना सुना लगता होगा, सीटी के पेपर में आया था, ओम प्रकाश गांधी। माधोबास गांव यमुनानगर में पैदा हुए। प्रसिद्ध समाज सेवी हैं बच्चों। और यमुनानगर में लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया है। 1981-82 के आसपास की बातें हैं, जब लड़कियों को कोई स्कूल भेज के राजी नहीं था, तो बच्चों उस समय ओम प्रकाश गांधी ने समाज से ऊपर उठ के, समाज के अंदर उस समय लड़कियों को नहीं इतनी तवज्जो दी जाती थी शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर पे बात करूं तो ओम प्रकाश गांधी ने लड़कियों के लिए बच्चों यमुनानगर के 2 गांवों के अंदर कन्या गुरुकुल स्थापित करने का क्या किया था? काम किया था। तो प्रसिद्ध ये समाज सेवी हैं, और इन्हीं के समाज के कार्यों से प्रभावित होकर
केंद्र सरकार ने इनको दे दिया पद्मश्री 2022, पद्मश्री 2022 से सम्मानित। तो 5 लोगों को पद्मश्री मिला था, जिसमें 2 खिलाड़ी थे, एक साइंटिस्ट था, एक इतिहासकार था और एक समाजसेवी था। उन 5 में से एक समाजसेवी थे ओम प्रकाश गांधी। ठीक है बच्चों। वेद गांधी कहाँ पैदा हुए? वेद गांधी भाई यमुनानगर पढ़ा रहा हूं तो यमुनानगर में ही पैदा होंगे, पंजाब में थोड़ी पैदा होंगे। ठीक है, सब पढ़ा रहा हूं, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है तो यमुनानगर से ही संबंध होगा हरियाणा में। तुम्हारा बस चले तो तुम हॉस्पिटल भी पूछ लो कि कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। अगली शख्सियत है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी जो है मेरे बच्चों, ये वे प्रसिद्ध वेट लिफ्टर हैं। ठीक है। अब कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म यमुनानगर में नहीं हुआ, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी का रिलेशन है यमुनानगर से, संबंध है। क्यों? क्योंकि यमुनानगर के रहने वाले राजेश त्यागी के साथ इन्होंने क्या की? शादी की। ठीक है, दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। दिल्ली में बच्चों ट्रेनिंग किया करते थे, ट्रेनिंग करते करते आंखें 4 हो गई, क्योंकि 2 कर्णम मल्लेश्वरी की, 2 राजेश त्यागी की, टोटल आंखें 4 हो गई। जब आंखें 4 हो जाती है तो प्यार हो जाता है और उसके बाद शादी हो जाती है। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये प्रसिद्ध वेट लिफ्टर रही है। वेट लिफ्टर। ठीक है बच्चों, हम बात करें ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से ओलंपिक में इसने पदक जीता था मेरे बच्चों, तो ये ओलंपिक हुए थे सिडनी के अंदर। सिडनी है ऑस्ट्रेलिया का शहर, और सिडनी ओलंपिक हुए थे वर्ष 2000 में। सिडनी ओलंपिक हुए थे वर्ष 2000 में। और कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक, कांस्य पदक। ठीक है बच्चों। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के मुंडका में बनने वाली जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है उसका वाइस चांसलर भी बनाया गया। तो दिल्ली सरकार द्वारा इन्हें मुंडका स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, मुंडका स्पोर्ट्स का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया बच्चों। ठीक है, बिल्कुल सावित्री फुले फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर रही है भाई। फटाफट नोट करो मेरे बहादुर बच्चों, फिर यमुनानगर की कुछ महत्वपूर्ण बातें और कर लेते हैं, और इसी के साथ फिर यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा कंप्लीट, और फिर स्टार्ट करेंगे पंचकुला। ठीक है।
चलो एक दो नाम और बता दूंगा। दीपिका ठाकुर है, संजीव राजपूत हैं, दर्शन लाल जैन है, उनके बारे में भी बात कर लेंगे। फटाफट नोट करो भाई, सर्दी बहुत लग रही है, सही बता रहा हूँ। बस मन कर रहा है क्लास ऑफ करके भाग जाऊं रजाई में। फटाफट नोट करो। और YouTube के ऊपर भी क्लास है मेरे भाई, ठीक है, 8 बजे आज YouTube के ऊपर मिलेंगे। और अभी एक पेपर हुआ है इसी वीक, मतलब शायद एक दो दिन पहले हुआ है, FSL फोरेंसिक साइंस लैब, जहां हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन पूछे गए। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, उनको ठीक करने में मेरे भी पसीने आए हैं। समझ में आई ना बात? तो हरियाणा जीके का लेवल आप देख लीजिएगा। जो लोग इसे सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, मार्केट के अंदर यूट्यूबरों को तुम सुनोगे ना, यूट्यूबर तुम पता है क्या हो चुके हैं आजकल, बड़े प्रवचन देने वाले हो चुके हैं, ठीक है। तो यूट्यूबरों के तुम प्रवचन सुनोगे ना, तो वो इसको सब्जेक्ट ही नहीं मानते। और तुम उनके सामने यदि इस FSL वाले पेपर को रख दोगे ना, तो मेरे भाई साहब धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बिल्कुल मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, ऐसे खतरनाक क्वेश्चन हरियाणा जीके के अंदर, ठीक है। मतलब मैं पेपर में देखता था, एक दो क्वेश्चन तो खतरनाक पूछ लिया जाता था, जैसे PGT HTET के अंदर पूछ लिया गया, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन। लेकिन मेरे भाई इस पेपर के अंदर 10 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, 25 में से 10 क्वेश्चन जो दिमाग हिला देंगे। मतलब जिसे डीपली पढ़ने की आदत है ना, वही उन क्वेश्चनों तक पहुंच सकता है बस, ठीक है। मात्र 20 25 30 35 घंटे पढ़ने वाला, एक किताब पढ़ने वाला उन क्वेश्चनों को ठीक नहीं कर पाएगा। और ये मैं आप लोगों को 8 बजे यूट्यूब के ऊपर दिखाऊंगा कैसे जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तुम खुद देखना, 9 से 10 क्वेश्चन बड़े जबरदस्त पूछे गए। तो 25 में से 10 क्वेश्चन, इसका मतलब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है, ठीक है। यानी कि वो सब्जेक्ट नहीं है जो 2016-17 में हरियाणा जीके पूछी जाती थी, और मात्र एक दो किताब पढ़ने से हम 20 21 क्वेश्चन ठीक कर लेते थे, है ना। अब ट्रेंड बदल रहा है धीरे धीरे। चलो एक और शख्सियत है, वो भी बता देता हूं। संजीव राजपूत, ध्यान रख लेना। तो आप किसी के बहकावे में ना आके जितना कंटेंट आपको पढ़ने को मिले ना मेरे बच्चों, उतना पढ़ते रहो बस। संजीव राजपूत, संजीव राजपूत जो हैं वो प्रसिद्ध शूटर हैं। प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, अर्जुन अवॉर्डी हैं, ठीक है। उसके बाद है दीपिका ठाकुर। दीपिका कैसे लिखा जाएगा भाई? कोई है क्लास में दीपिका? अब ये मेरे को दीपिका ना लिखना है। हाँ, ऐसे लिखा जाएगा। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी है बच्चों, भारतीय महिला हॉकी टीम का ये हिस्सा है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं दीपिका ठाकुर, फ्रॉम यमुनानगर। और एक बहुत बड़े समाज सेवी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन एक नदी को पुनः धरातल पर लाने के लिए लगा दिया, उसका नाम है दर्शन लाल जैन। पेपर में पक्का पूछेगा दर्शन लाल जैन के बारे में, क्योंकि नरेंद्र मोदी भाई साहब पैर छूते थे इनके। दर्शन लाल जैन, जगाधरी यमुनानगर। दर्शन लाल जैन का जन्म कहाँ हुआ? सर जगाधरी यमुनानगर में हुआ। तो ध्यान रखना है वर्ष 2019। देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान, पद्म भूषण। पद्म भूषण से बच्चों इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, देश का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण से क्या किया गया?
सम्मानित किया गया। यस, अनुष्का बोल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये अनुष्का की बात मान लेना तुम लोग, मेरी ना मानो तो अनुष्का की तो पक्की मान लोगे, मेरे को पक्का भरोसा है, मेरी तो क्या पता तुम ना मानो। तो अनुष्का ने भी बोल दिया इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना तुम, ठीक है। दर्शन लाल जो जैन है, इन्होंने सरस्वती नदी के ऊपर शोध करने के लिए एक संस्थान स्थापित किया था। सरस्वती नदी शोध संस्थान के ये क्या है, संस्थापक हैं। ठीक है। और सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय दर्शन लाल जैन को ही जाता है। सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने का श्रेय ठीक है भाई। तो ये था हमारा यमुनानगर के महान व्यक्तित्व, और अब हम लास्ट में पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य के साथ हो जाएगा यमुनानगर कंप्लीट, और फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे पंचकुला। तो महत्वपूर्ण तथ्य में सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकमात्र ऐसा जिला है बच्चों यमुनानगर, एकमात्र जिला जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। जिसकी सीमा 3 पड़ोसी राज्यों के साथ लगती है। ठीक है। ये 3 पड़ोसी राज्य भी तुम जानते होंगे, बिल्कुल जानते होगे भाई, क्यों नहीं जानते हो। इसमें एक है हिमाचल, एक है उत्तराखंड, एक है उत्तर प्रदेश। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, प्रदेश में सबसे ज्यादा जो गांव है, प्रदेश में सबसे अधिक गांव, गांव है तो ग्राम पंचायत भी सबसे अधिक होगे, ग्राम पंचायत। और गांव है तो स्कूल भी तो ज्यादा होंगे ना बच्चों, क्योंकि स्कूल कहाँ होते हैं, गांव में ही होते हैं, शहर में भी होते हैं वैसे तो, लेकिन जहां गांव ज्यादा है सीधी सी बात है वहां स्कूल भी ज्यादा होंगे। सबसे अधिक गांव ग्राम पंचायतें व स्कूलों की संख्या वाला जिला, तो सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल यहीं पर है। ठीक है। प्रदेश में एकमात्र जो हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है वो भी यहीं पर है। प्रदेश में एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट तो प्रदेश में एकमात्र हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट है मेरे बच्चों रादौर के अंदर। और रादौर कहाँ है, यमुनानगर में है। यदि मैं इस प्लांट की स्थापना की बात करूं ना, तो स्थापना भी चेप देना तुम पेपर में 2009। ठीक है। प्रदेश में सबसे अधिक यदि मैं गन्ने की बात करूं,
प्रदेश में सबसे अधिक चाहे मैं गन्ने की बात करूं या मैं बच्चों हल्दी की बात करूं या मैं बात करूं आम की, इसका उत्पादन यमुनानगर जिला ही करता है। कौन करता है? यमुनानगर ही करता है। बच्चों दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला प्रदेश का यही है। तो प्रदेश में दूसरा सबसे ज्यादा वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा होगा भाई? यमुनानगर होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना सा ही करेंगे। यमुनानगर को बाकी कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। 9-10 बातें और यमुनानगर की हम कर लेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे फिर पंचकुला। ठीक है बच्चों, तो कल की क्लास में मिलेंगे इसी जगह इसी समय। आप लोग लाइव आके पढ़ते रहिएगा। मैक्सिमम बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखते हैं, वो भी रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखते रहिएगा। कोई इश्यू आता है तो आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट करते रहिएगा। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय। पहला है पंचकुला। पंचकुला पंचकुला।